बाकी सब खबरों पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी खबर ईरान से यह आई है कि साउथ ईरान में एक भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है 5.5 मैग्नीट्यूड का। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह रियल भूकंप है या फिर ईरान ने आखिर एटॉमिक परीक्षण कर लिया है, एटॉमिक बम बना लिया है और उसके असर से यह परीक्षण हुआ है। अगर वाकई एटॉमिक बम बन गया है, जिसका दावा पहले भी लारिजानी और बाकी लोग कर चुके हैं, तो यह सारे हालात को बहुत बुरी तरह से बदल देगा। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल बातचीत हुई थी और मैंने बताया था कि बातचीत के बाद ईरान ने यह कहा था कि बातचीत काफी सही दिशा में आगे बढ़ी है। 20 दिन का विंडो दिया गया था, यानी 20 दिन के अंदर ईरान को रिटर्न में प्रपोजल देना है कि आगे वो किस किस मुद्दे पर बात करेगा, कितने कितने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच में एक्जियस के बराक राविड ने यह खुलासा किया, रात को यह खुलासा किया कि अमेरिका भले बातचीत कर रहा है लेकिन जंग के लिए तैयार है और जंग होकर रहेगी, कोई भी इस जंग को रोक नहीं सकता है। बातचीत असल में फेल हो गई है, यह दावा था बराक राविड का। बराक राविड को मैं अक्सर कोट करता रहता हूं, अमेरिका और इजराइल के एक्सपर्ट माने जाते हैं और पहले भी इन्होंने कई सारी बातें की हैं। लेकिन इधर यह लगता है कि बराक राविड पत्रकार की जगह इजराइल के, आप यह कह सकते हैं कि परसेप्शन को बनाने वाले आदमी की तरह ज्यादा काम कर रहे हैं। पिछली बार भी जब ईरान और अमेरिका की राउंड 1 की बातचीत हुई थी ओमान में, उसके बाद भी बराक राविड का ऐसा ही ट्वीट आया था। एक्सियोस में ऐसी ही स्टोरी की थी कि बातचीत तो फेल हो गई, लेकिन उसके बावजूद दूसरे राउंड की बातचीत हुई। अब ये कह रहे हैं कि जंग बिल्कुल लाजिम है, इसके पीछे कई सारे लॉजिक भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में कह रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका ने इस समय जितनी अपनी आर्मी लगाई हुई है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जितनी उसकी जहाजें और बाकी सारा कुछ लगा हुआ है, इराक वार के बाद, और इराक वार काफी पहले हुआ था, 2003 में हुआ था, यानी 2003 के बाद पहली बार अमेरिका की इतनी सारी सेना दिखाई दे रही है आपको वेस्ट एशिया में। स्क्रीन पर मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं, ये वीडियोस देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट कितनी तेजी के साथ बढ़ा है, कितनी तेजी के साथ खास तौर पर जो हवाई हमले की तैयारी है वो की गई है। रिफ्यूएलिंग की होती है कि आसमान में ही जहाजों में ऑयल गैस जिसकी जरूरत है वो भर दिया जाए, उनको जमीन पर ना उतरना पड़े, ताकि देर तक जहाजें आसमान में रह सकें और अटैक कर सकें। और अमेरिका ने अपनी बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारी जहाजें, और ये तो आपको पता ही है कि 2 अपने जंगी जहाज लगाए हुए हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जहां से हवाई जहाज उड़ सकते हैं और उड़ के हमला कर सकते हैं। तो एक तरफ यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका लगातार प्रेशर बढ़ा रहा है और वेस्ट एशिया के अंदर, खाड़ी के अंदर, ईरान के इर्द गिर्द अपना जो आर्मी प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ा रहा है। इसको देखकर किसी को भी यह अंदाजा होगा कि अमेरिका असल में लड़ाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या वाकई वो लड़ाई के लिए जाएगा? क्या वाकई ईरान पर हमला इसी हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकता है? क्या ईरान पर जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? ये सारे वो सवाल हैं जिनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, जो ही यह हमला तेज होने की बात हुई, जो ही हमला होने की बात हुई, त्यों ही बयान लगातार आना शुरू हो गए। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के बाद रूस में नंबर 2 माने जाने वाले लावारोव का बयान आया है और लावारोव ने यह बयान दिया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो वो बेसिकली आग से खेल रहा है। यह आग से खेलने की तरह होगा, इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद चाइना को आप देखिए, चाइना से खबर लगातार आ रही है कि चाइना रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा है ईरान को, यानी समंदर के अंदर क्या हो रहा है ये सारी खबरें ईरान के पास पहुंच रही हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें तो इसमें एक के नीचे एक 2 बयान आपको दिखाई देते हैं। पहला बयान यह दिखाई देता है कि पूरी तरह से अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है और दूसरा बयान दिखता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। अब इस जंग का जो मकसद बताया जा रहा है वो सबसे बड़ा मकसद है रेजिम चेंज। रेजिम चेंज का मतलब सरकार बदलना। सरकार बदलने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, या तो देश के अंदर कोई इतना बड़ा ग्रुप हो कि बाहर से गड़बड़ी हो और देश के अंदर जो सरकार है उसका तख्ता पलट करके वो गद्दी पर बैठ जाए, और या तो विदेश की सेना
जमीन पर उतरे और जमीनी लड़ाई लड़ते हुए उन जगहों पर, उन मरहलों पर कब्जा करे जहां से सत्ता चलाई जाती है। खामनेई को गिरफ्तार कर ले, फलां को गिरफ्तार कर ले और वहां पर अपने आदमी को बिठा दे। फूट ऑन लैंड की जो बात है, जमीन पर पैर रखने की जो बात है, तो याद रखिए कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। 90 मिलियन लोग रहते हैं वहां पर और काफी बड़ा देश है। वहां पर जमीन पर अगर पैर अमेरिका की सेना रखती है तो याद रखिए कि यह जंग महीनों नहीं बरसों चलेगी और इसमें हजारों इजरायली मारे जाएंगे और हजारों अमरीकी भी मारे जाएंगे। ये तय है। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें अमेरिका आएगा और 4 दिन में सब कुछ करके चला जाएगा अगर जमीन पे उतरता है तो बराक राविड और बाकी लोग जो तैयारी बता रहे हैं वो ये तैयारी बता रहे हैं कि ईरान की जो मेन लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी खामनेई साहब को, पजेश्कियन को, लारिजानी को और वहां की जो आर्मी की लीडरशिप है उसको निशाना बना के खत्म किया जाएगा ताकि ईरान की सत्ता पूरी तरह से पैरालाइज हो जाए। और उसके बाद जो उनका प्लान है कि ईरान को कई हिस्सों में बांटकर और ईरान के तेल, गैस और इस तरह की चीजों पर कब्जा कर लिया जाए, जो बेसिक प्लान है ताकि इजराइल उस इलाके में इतना मजबूत हो सके कि कोई और मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना करे। यह टोटल प्लान है। अब इस प्लान को अगर आप देखिए, अमेरिका को इस प्लान से कुछ नहीं मिलना है, यूरोप को भी इस प्लान से कुछ नहीं मिलना है। यूरोप का तो वैसे ही नुकसान हो रहा है जब से ईरान और रशिया से सस्ता तेल खरीदना उन्होंने लगभग बंद किया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसी का है तो वो इजराइल का है। उसका जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, जो सपना है, वो पूरा हो सकता है। ईरान के तबाह बर्बाद होने के बाद वो सऊदी अरबिया से लेकर बाकी मुल्कों में जिन जमीनों पर दावा करता है उन जमीनों तक अपने मुल्क को बड़ा कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के फायदे के लिए यह हो सकता है। अब अगर सोचते हैं हमला करेंगे तो क्या होगा, वाकई ईरान तबाह बर्बाद होगा या ईरान के जवाब से क्या होगा, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन 2 बातें यहां पर करनी जरूरी है। पहली बात तो यह कि यह हमला क्यों हो सकता है। हमला होने का अगर सबसे बड़ा कारण कोई होगा, सबसे बड़ी वजह कोई होगी, तो याद रखिए वो एप्स्टीन फाइल होगी। कल एक वीडियो आया और यह ऑफिशियल वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने भी पोस्ट किया था। उसमें डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है टेड लेव। टेड लेव जाने माने वकील हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं और जाहिर तौर पर डेमोक्रेटिक हैं तो ट्रंप के विरोधी तो होंगे ही। उन्होंने यह कहा कि अभी आधी एप्स्टीन फाइल्स जो खुलना बाकी हैं उसमें ऐसे सबूत हैं कि ट्रंप ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार किया है, जिना किया है, रेप किया है। यह दावा किया है डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टेड ल्यू ने बाकायदा वीडियो बना के। वीडियो तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अंग्रेजी में है इसलिए मैं हिंदी में उसमें जो कुछ कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया। सोशल मीडिया पर कई सारी फाइल्स ऐसी चल रही हैं, कई सारी फाइल्स ऐसी लगी हुई हैं जो जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं और जिनमें बहुत साफ यह दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ने यह सारी हरकतें की हुई हैं। आधी फाइलें खुल गई हैं, आधी फाइलों में ही एलन मस्क से लेकर पता नहीं किसका किसका नाम आ गया है और आधी फाइलों को खुलवाने के लिए जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। बॉन्डी जो वहां की लॉ सेक्रेटरी हैं, जब बैठकर उस पर बयान दे रही थी और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस समय भी टेड ल्यू ने खुलकर कहा था कि तुम संविधान की शपथ लेकर, संविधान की कसम खाकर और झूठ बोल रही हो। यह सीधी सीधी बहस हुई थी। तो ट्रंप का गला जो है बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है एप्स्टीन फाइल के चक्कर में। मिड टर्म इलेक्शन होने हैं जिसमें जीतने की उम्मीद वैसे ही बहुत कम है और अगर बुरी तरह से हारता है तो गद्दी जानी तय है। तो जो बचे हुए 3 साल हैं, उन 3 सालों में उसको एप्स्टीन फाइल से कैसे भी ध्यान भटका कर रखना है। तो एप्स्टीन फाइल से मीडिया का ध्यान पूरी तरह से हट सके, इसके लिए ईरान पर वो हमला कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसे ही नेतन्याहू भी गले तक फंसा हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है, राष्ट्रपति हरजोग सारे दबाव के बावजूद उसको आम माफी नहीं दे रहे हैं और वहां पर कट्टरपंथियों ने अलग तमाशा मचाया हुआ है, सड़क पर उतरे हुए हैं। नेतन्याहू के लिए भी अंदर की प्रॉब्लम बड़ी है, तो वो भी चाहता है कि अगर ईरान से जंग शुरू हो जाए तो 2-4 महीने और हमारी सरकार शांति से चलेगी, उसके बाद कुछ सेटिंग कर ली जाएगी अगले इलेक्शन को टलवाने के लिए या अगले इलेक्शन को ईरान पर जीत के भरोसे जीतने के लिए। लेकिन क्या ईरान पर जीत इतनी आसान है? एक वीडियो में देख रहा था और यह वीडियो यूएस के एक एक्स आर्मी ऑफिसर का था, सीनियर आर्मी ऑफिसर का था। उसमें उन्होंने 2 या 3 बातें बहुत जरूरी कही। पहली बात तो यह कहा कि 12 रोजा जंग को याद कीजिए।
ईरान ने 6% इजराइल को तबाह कर दिया था, यानी इजराइल जितना है उसका 6% 12 रोजा जंग में तबाह हो गया था। और उसके बाद से ईरान रोज 300 मिसाइलें बना रहा है। तो सोचिए उसके पास कितनी मिसाइलें हैं। तो अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो इजराइल की तबाही और बर्बादी तय है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका अगर हमला करता है, वो भले बहुत सारे जहाज और बाकी सब इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन अगर वो हमला करता है तो डर ये है कि उसकी जो मरीन है, सबमरीन जो उसने वहां पर लगाई हुई है, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो लगाए हुए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और एक और यूएसएस जो भेजा गया है, उन्होंने ये कहा कि इनको ईरान तबाह कर सकता है, इनको ईरान समंदर में डुबो सकता है। याद कीजिए आयतुल्लाह खामनेई ने भी उस दिन जब बयान दिया था तो यही कहा था कि ये बहुत खतरनाक जहाज हैं, हम जानते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो इनको समंदर में डुबा सकते हैं। एक अगर ऐसी मरीन डूबती है तो 5000 अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। तो उनका यह कहना है कि ईरान इन सबमरीन्स को डुबो सकता है और इसलिए अमेरिका के लिए यह सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि ईरान की मिसाइलों के रेंज में अमेरिका के जितने वहां पे बेसेज हैं वो सारे के सारे हैं, और अमेरिका अगर हमला करेगा तो पलट के ईरान उन बेसेस को तबाह करेगा। जहां तक बात है वहां के इंपॉर्टेंट लीडर्स को मारने की, ये लोग भूल जाते हैं कि ईरान में सेकंड और थर्ड जो लीडरशिप है वो भी तैयार है। पहली बार भी जब हमला हुआ था 12 रोजा जंग के दौरान तो कई सारे सीनियर लोगों को मार दिया गया था, लेकिन देखते देखते दूसरे लोगों ने उनकी जगह ले ली और ईरान जहां था वहां खड़ा रहा। तो यहां भी अगर सीनियर लीडर्स को खत्म कर ही दिया जाता है, मान लीजिए, इतना आसान भी नहीं है, तो तुरंत उनकी जगह लेने वाले हैं। ईरान में एक पूरा स्ट्रक्चर है कि एक आदमी अगर जाएगा तो उसकी जगह कौन आएगा, वो जगह लेने वाले हैं, और जो जगह लेने वाले हैं वो भी उतने ही काबिल हैं, वो लगातार लड़ते रहेंगे। तो मोटा मोटी बात यह कि इतना आसान नहीं होगा ईरान को तबाह करना। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ये लोग भूल जा रहे हैं। अभी जब ईरान ने अकेले नेवी की ड्रिल की है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को थोड़ी देर तक बंद रखा था। 25 से 30% सप्लाई जो आती जाती है खाड़ी के अंदर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वीडियो में कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया जाए तो कैसे मिडिल ईस्ट के लिए सप्लाई आना भी बंद हो जाएगा और मिडिल ईस्ट से तेल और बाकी चीजों का बाहर जाना भी बंद हो जाएगा। यानी जो बात ईरान बार बार कह रहा है कि अगर यह जंग होती है तो इसमें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट फंसेगा। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कोई भी नेशन हो, ओमान हो, कोई नहीं चाहता है कि यह जंग हो, क्योंकि यह सबकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक होगी, नंबर एक। और नंबर दो, ये इजराइल को इतना मजबूत बना देगी अगर अमेरिका और इजराइल जीतते हैं कि बाकी मुल्क फिर इजराइल के सामने कभी जबान नहीं खोल पाएंगे, कभी सीना नहीं चौड़ा कर पाएंगे। तीसरी और बड़ी बात यह कि ईरान के जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है, जो रेजिस्टेंस के साथी हैं ईरान के, वो इस बार खामोश नहीं बैठेंगे। 12 रोजा जंग में ईरान ने उनको नहीं कहा था, इसलिए वो खामोश थे। लेकिन अगर इस बार जंग होती है, आप याद कीजिए कि रेड सी को कितने दिनों तक बंद करके रखा था हूथी ने। अमेरिका आ गया, अमेरिका चला गया, बहुत सारे हमले हुए, बम बरसे, लेकिन रेड सी नहीं खुला तो नहीं खुला। और उस समय रेड सी बंद था तो यूएई और सऊदी अरबिया ने जमीन का रास्ता दे दिया। इस बार सऊदी अरबिया जमीन का रास्ता देगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार जमीन का रास्ता देने का मतलब है ईरान से दुश्मनी, जो सऊदी अरबिया कभी नहीं चाहेगा। तो जो हमले होंगे वो बहुत तरीके से होंगे। हूथी इधर से रेड सी ब्लॉक करेगा, हमास के पास जो बची खुची ताकत है वो लगा के वो फिर जमीन पर उतरेगा, हिजबुल्लाह के पास जो ताकत है वो लगाएगा, और इराक की जो मिलिशिया है उसको तो अभी टच ही नहीं किया गया है, वो अपने तरीके से हमला करेगा। तो ये समझिए कि रीजनल वार होना तो तय है। और इन सब के बीच जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर वाकई ईरान ने एटॉमिक बम बना लिया है, भूकंप उसकी वजह से आया था, तो इसका मतलब यह जान लीजिए कि यह जंग बेहद जानलेवा साबित होने वाली है, जिसमें इजराइल और ईरान दोनों के पास एटॉमिक पावर है। इसके अलावा एक और बात जिसको समझना बहुत जरूरी है और जो मैं बार बार लगातार कह रहा हूं, रशिया और चाइना कतई नहीं चाहेंगे कि ईरान तबाह हो, बर्बाद हो। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मोहब्बत है,
मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी सबको दोस्त बनाते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आज गद्दी पे हैं तो कल दोस्त हैं, कल अगर गद्दी से उतार कर जेल में डाल दिए जाएंगे तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा। जो नया आदमी गद्दी पर बैठा रहेगा उससे दोस्ती हो जाएगी। इसलिए कोई प्यार मोहब्बत इश्क की बात में नहीं कर रहा चाइना, रशिया और ईरान के बीच में, ना ही कोई इस तरह की एकता की बात कर रहा हूं। बात किसकी कर रहा हूं? अगर ईरान खत्म हो जाता है तो चाइना और रशिया दोनों के लिए मिडिल ईस्ट में पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। दोनों के लिए एक बड़ा खरीदार गायब हो जाएगा। दोनों के लिए अपने सामानों को बेचने की एक बड़ी जगह और वहां से सामान खरीदने की एक जगह खत्म हो जाएगी। इसलिए रशिया और चाइना कतई नहीं चाहेंगे कि ईरान खत्म हो। आप देखिए, इतनी धमकियों के बाद भी चाइना ने ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, क्योंकि सबसे सस्ता तेल उसको ईरान से मिल रहा है। बंद किया है तो आपके हिंदुस्तान ने बंद किया है सस्ता तेल लेना। रशिया और ईरान दोनों से बंद कर दिया है, लेकिन चाइना ने ईरान से पूरे रिश्ते बनाए हुए हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो चाइना और रशिया दोनों के बेड़े पहुंच चुके हैं ईरान के करीब और मिलकर एक नेवी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह सिर्फ नेवी प्रैक्टिस नहीं है, यह दिखाना है, बहुत साफ दिखाना है अमेरिका को कि अगर जंग बढ़ी तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी जहाजें समंदर में आ सकती हैं और अमेरिका को किनकी मुखालिफत झेलनी पड़ सकती है। रशिया और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ईरान के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस चाइना जिस तरह का गैदर करता है वैसे दुनिया में कम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रियल टाइम इंटेलिजेंस लगातार चाइना प्रोवाइड करा रहा है। चाइना ने मिसाइलें, जहाजें और बहुत सारे ऐसे जंगी सामान ईरान को हाल फिलहाल में भेजे हैं, रशिया ने भेजे हैं। और रशिया और चाइना सामने भले नहीं आए, लेकिन पीछे से पूरी ताकत लगाएंगे कि इस जंग में अमेरिका न जीत सके। इसका एक और कारण है, मान लीजिए ईरान में सारी कोशिश के बावजूद अमेरिका जीत नहीं पाता है, न ईरान तबाह बर्बाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बहुत खराब सीन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ये तो होना ही होना है अगर जंग होती है तो। लेकिन अगर ईरान में सरकार नहीं बदल पाता है अमेरिका, तो दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि अमेरिका हार गया। अगर इजराइल में जबरदस्त तबाही होती है, 20-25% इजराइल तबाह हो जाता है, तो दुनिया में मैसेज जाएगा कि इजराइल और अमेरिका उतने भी मजबूत नहीं हैं जितने लग रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो चाइना और रशिया के साथ और ज्यादा खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो जो अभी अमेरिका का पूरी दुनिया में दबदबा है, जो गुंडागर्दी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी और चाइना और रशिया ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे। हो सकता है चाइना इसका फायदा उठाकर ताइवान के ऊपर भी कब्जा कर ले। तो अमेरिका की हार रशिया और चाइना दोनों के लिए अपनी जीत है। इसलिए ईरान की वो जिस तरह की मदद कर सकते हैं करेंगे। और ऐसे में सबसे बड़ा डर यही है कि ये जंग तीसरी आलमी जंग या थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि ट्रंप प्रेशर भले बना रहा है, लेकिन अभी जंग नहीं करेगा। अब ट्रंप क्या करेगा ये तो शायद खुद ट्रंप को पता नहीं है। एप्स्टीन का जो घर था अमेरिका में, उसके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त इजराइल करता था, यह बात खुल के आ चुकी है। और अगर एप्स्टीन फाइल में ट्रंप के खिलाफ ये सब बातें हैं, इसका सीधा मतलब है कि इजराइल के पास भी ये सब बातें हैं। और अब तो ईरान भी दावा कर रहा है कि उसके पास वो वीडियोज है जिसमें ट्रंप ऐसी हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मामला बहुत उलझा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज पर बहुत मत जाइए, इंतजार कीजिए। पहली बात तो यह कि जंग होगी कि नहीं होगी ये नहीं तय है अभी। और दूसरा, अगर जंग होगी तो उसके क्या नतायज होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जब जैसे जो होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। आपसे मेरा वादा है कि सबसे जल्द मैं भले खबर ना दे सकूं, लेकिन सबसे सही खबर देने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। और अगर हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो बहुत आसान सी बात है, हमारी फैमिली को, हमारी टीसीएच फैमिली को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आपको बटन दिख जाएगा। स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, उसको स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक फॉलो कर सकते हैं। और ₹3 रोज से भी कम पे हमारी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं, हमारी ताकत बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।